हेलो फ्रेंड्स, रिवीजन सीरीज की कंटिन्यूएशन में नए चैप्टर के साथ, नए पॉइंट्स के साथ और जो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा स्टॉप हो जाते हैं, अटक जाते हैं, दे गेट स्टक। तो टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स, सो प्लीज रिफर टू इट एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो टॉपिक इज नेम इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन. Two areas are there in this topic where students find it very difficulty in solving the sums, and they often leave this chapter in option. So basically, one is physical stock verification, that is stock taking which is done before the year ending or after the ending. वो एक concept पे discussion करने वाला हूँ पहले. And second concept will be treatment of abnormal goods. So let's start with physical stock taking. So what is physical stock taking? Physical stock taking means goods should be valued at cost instead of selling price. So first of all, the standard rule is as per accounting standard 2, inventory or goods should be valued at cost price or NRV, whichever is less. Now physical stock taking can be done before the year ending or after the year ending. मतलब हम 31st मार्च के पहले भी स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं और 31st मार्च के बाद भी स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं. So if we do before the year ending, if we do before the year ending means, let's assume 31st March is my year ending and I have taken stock on 20th of March. So all purchases made between 20th March and 31st March will not be included on 31st month. मतलब मैंने 20 मार्च को स्टॉक काउंटिंग कर लिया, 31st मार्च इज माय ईयर एंडिंग. सो 20th मार्च से 31st मार्च के बीच में जितने भी परचेज किए वो मैंने काउंटिंग में नहीं लिए होंगे. कभी काउंटिंग में नहीं लिए होंगे 20 मार्च को, क्योंकि मैंने 20 मार्च को स्टॉक काउंटिंग कर लिया, जबकि स्टॉक कौन सी डेट पे दिखाना है, 31st मार्च को. तो इन 10 दिनों में या 11 दिनों में जो भी गुड्स परचेज किए वो मेरे गुड्स में ऐड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए. तो if I do stock taking before the year end, all purchases will be added and all goods sold between this 10 or 11 days will be deducted because वो गुड्स मेरे पास थे ही नहीं on 31st मार्च. सो आई रिपीट, इफ स्टॉक टेकिंग इज डन बिफोर द ईयर एंडिंग, मतलब 31st मार्च के पहले स्टॉक टेकिंग ले लिया, तो सारे परचेजेस उन 10 दिनों में जो हुए वो एड अप हो जाएंगे, क्योंकि मुझे स्टॉक चाहिए 31st मार्च का. और इन 10 या 11 दिनों में जो भी गुड्स बिके हैं वो 31st मार्च के स्टॉक काउंटिंग में से लेस हो जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स मेरे पास 31st मार्च में थे ही नहीं. लेकिन माइंड माई वर्ड्स, परचेज को हम ऐड बैक कर देंगे सिंस इट इज डन बिफोर द ईयर एंडिंग. एंड सेल्स हमेशा ऐड या लेस करो एट कॉस्ट प्राइस. सेल्स हमेशा whether you add or less at cost price, because the fundamental rule is goods should be valued at cost price. Now if stock taking is done after the year ending, मतलब 31st मार्च है और मैंने कुछ रीजन की वजह से स्टॉक टेकिंग किया 15th अप्रैल को, सो ऑल परचेजेस मेड बिटवीन 1st अप्रैल टू 15th अप्रैल will be deducted, because they were not with me on 31st मार्च. वो मेरे पास 31st मार्च पे थे ही नहीं. इन 15 दिनों में जो गुड्स परचेस किए हैं वो 31st मार्च में मेरे पास नहीं थे, तो उनको लेस कर देंगे. और इन 15 दिनों में जो गुड्स मैंने बेचे हैं वो मैं ऐड बैक कर दूंगा एट कॉस्ट प्राइस, बिकॉज ये गुड्स मेरे पास ही थे ऑन 31st मार्च. गाइस, एक चीज लोग भूल जाते हैं, हम लोग को सब कौन से पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, 31st मार्च दैट इज ईयर एंडिंग. डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स. सो थिंक एवरीथिंग यू शुड थिंक फ्रॉम 31st मार्च, दैट इज द ईयर एंडिंग. आई रिपीट, year ending day 31st March. If stock taking is done before the year ending, so all purchases made between 20th March and 31st March should be added, because we need stock on 31st March. And all sales made between 20th March and 31st March should be deducted, because ये goods मेरे पास थे ही नहीं 31st March में. And don't forget, sales always less or add at cost price. Now 31st March is the year ending. If stock taking is done after the year ending, मतलब 15 अप्रैल को लिया, तो जितने भी परचेजेस किए 15 दिनों में वो 31st मार्च के हिसाब से लेस हो जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स मेरे पास थे ही नहीं 31st मार्च पे. And all goods which are sold between this 15 days, that is 1st April to 15th April, should be added back at cost price, because these goods were lying with me on 31st March. वो मेरे पास ही थे. अब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम्स बनाए हैं. फिजिकल स्टॉक टेकिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द स्टॉक इज माय फर्स्ट रूल, कि कितना स्टॉक पड़ा है. डिटरमाइन द स्टॉक टू बी काउंटेड, कौन सा स्टॉक काउंटिंग में लेना है. Assign cost price of each item, calculate the cost of each item, and then conduct stock taking, that is perform the physical counting of stock. So basically identify the stock, value stock at cost, and then conduct stock taking. Now finalize inventory. इसके बाद हम inventory finalize करेंगे. Inventory finalize होने के बाद ही final accounts बना सकते हैं. Complete inventory valuation process, adjust for sales. As I told, before है तो भी sales को adjust करना है, after है तो भी sales को adjust करना है, लेकिन don't forget both sales will be adjusted at add or subtract based on timing. Timing means before or after. But don't forget whether it is before or after, sales add or less at cost price. And adjust for purchases. Add or subtract purchases based on timing, that is before or after. I hope it is very clear. Let's go ahead.
treatment of abnormal goods. Now this is my second important concept of इन्वेंट्री. नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल गुड्स? जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है. मतलब क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, हम बिजनेसमैन है, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल सोते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं. तो धंधा भी कौन सा करेंगे? नॉर्मल गुड्स का करेंगे. तो प्रॉफिट भी कौन सा कमाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. सो इफ देयर आर एनी एबनॉर्मल गुड्स इन द गोडाउन, प्लीज रिमूव इट. प्लीज रिमूव इट. व्हेन, why to remove it, when to remove it, I'll discuss. क्यों रिमूव करना है? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग इन नॉर्मल गुड्स. तो एबनॉर्मल गुड्स है तो उनको स्टॉक काउंटिंग में कंसिडर नहीं करना है. So steps to solve treatment of abnormal goods: remove it completely from both sides of trading account. Means basically goods का account, trading account. So always I used to prepare a trading account, and from trading account both sides please remove it. From the debit side, remove it from the figure of opening stock or purchases. From the debit side, opening stock or purchases. If the question is silent, मतलब question कुछ नहीं बोलता है, तो remove it from purchases. Remove it from purchases. From the credit side, remove it from sales or closing stock. From the credit side, sales or closing stock. If the question is silent, question कुछ नहीं बोलता है, तो remove it from closing stock. रीजंस मैं आपको बताता हूँ. फ्रॉम द डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस. इफ नथिंग इज मेंशन फ्रॉम परचेजेस, रीजन भी हमने गुड्स परचेज के तभी नॉर्मल थे, कुछ रीजन की वजह से वो एबनॉर्मल हो गए, सड़ गए, खराब हो गए, तो वो गुड्स तो परचेज हुए थे ना डे वन पे. सो दैट्स व्हाई रिमूव फ्रॉम परचेजेस. फ्रॉम द क्रेडिट साइड, remove it from sales or closing stock. If nothing is mentioned, remove from closing stock. Why from closing stock? Because हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन. तो जब हम इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते हैं, तो उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों पड़े रहेंगे. तो इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक में से रिमूव करो, क्योंकि हमको सिर्फ नॉर्मल गुड्स का इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ abnormal goods in trading account. Now you can see this. Identify first abnormal goods, remove from trading account, which I mentioned here. From the debit side, yes, अगर debit side है तो remove from opening stock or purchases. Nothing mentioned, remove from purchases. Now अगर debit side नहीं है तो कौन सी side होगी? Credit side. तो credit side में से कहाँ से निकालेंगे? Sales और closing stock. कुछ नहीं बोला है तो nothing mentioned, remove from closing stock. Diagrammatic presentation, students can revise it quickly and crack full marks. Next, अब रिमूव क्या करना है वो तो हो गया, लेकिन क्या, कौन सा अमाउंट रिमूव करना है? फ्रॉम वेयर टू रिमूव वी हैव डिस्कस्ड. फ्रॉम द डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस. नथिंग मेंशन परचेजेस. फ्रॉम द क्रेडिट साइड, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक. नथिंग मेंशन क्लोजिंग स्टॉक. बट व्हाट अमाउंट वी शुड रिमूव? सो फ्रॉम परचेज, कॉस्ट प्राइस. फ्रॉम सेल्स, सेलिंग प्राइस. फ्रॉम स्टॉक, वैल्यू. स्टॉक मतलब एनी स्टॉक, इट कैन बी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक. नाउ सी, हमारी खोपड़ी जब काम नहीं करती तो मैंने खोपड़ी बनाई है. हाउ शुड डिडक्शंस बी कैलकुलेटेड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन? परचेज डिडक्शन. परचेज से क्या डिडक्ट करेंगे? शुड बी बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्सपेंसेस. बेसिकली परचेज में से कॉस्ट प्राइस, सेल्स में से क्या डिडक्ट करेंगे? सेलिंग प्राइस. एंड स्टॉक डिडक्शन, व्हाट वी शुड डिडक्ट? वैल्यू. So this is basically a graphical presentation, a diagrammatic presentation, so that you can understand it very clearly and easily. Guys, refer this video very properly. You will get it full marks in both the concepts. Now, physical stock taking after the year ending. मैंने जो बोला था आफ्टर द ईयर एंडिंग, तो सेल्स एड एट कॉस्ट प्राइस एंड परचेज लेस. दिस इज द थियरी एक्सप्लेन्ड व्हाट एवर एक्सप्लेन्ड इन राइटिंग. हाउ टू एडजस्ट इन्वेंटरी ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉकिंग आफ्टर द ईयर एंडिंग. आफ्टर द ईयर एंडिंग, सेल्स एड एट कॉस्ट प्राइस, परचेज डिडक्ट. Now this is before the year ending. Before the ending, sales less at cost price, purchase add. Now balance inventory adjustments before the year end. Means after doing this, we will finalize the inventory and then we'll go for final accounts. Reduce inventory at cost when it is sales. मतलब मैंने बोला था sales को cost पे लेके आना है and purchase इसको क्या करना है? बढ़ाना है. If it is before. So ये पूरी summary है जो मैंने starting में explain की है. That's it. I hope the video is very clear, informative, and you will take the utmost advantage of it. Thank you. Keep on watching the revision series.